एनसीईआरटी की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से हर एक साल नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू तुम्हें कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू कराऊंगा, प्रीवियस 14 ईयर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक समझो। देखो, ये है हमारी सेल और इस सेल को सरवाइव करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मीन्स एटीपी। और एटीपी बनेगा कैसे सर? पहले हमारी सेल में ग्लूकोज आए। ग्लूकोज क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो सर पहले ग्लूकोज आए और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो तो बनेगा एटीपी। ठीक है सर, बॉडी हमारी सेल सरवाइव कर रही है हंसते खेलते हुए। उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बॉडी की सेल तक लाता कौन है सर? ब्लड लाती है। तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम होती है। सर एटीपी तो बन गया, साथ साथ बन जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे CO2। अब इसको रिमूव आउट करना होता है, तो इस रिमूवल को भी कौन करता है? ब्लड। मतलब हमारी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या कुछ इसेंशियल सब्सटेंस की सप्लाई भी ब्लड करता है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन गए जैसे CO2, उनको रिमूव आउट भी ब्लड करता है। वो ब्लड में मिक्स होकर के फाइनली एल्विलाई के थ्रू रिमूव आउट हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट का मीडियम कौन हो गया? ब्लड हो गया। अब देखो, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होती है बॉडी कैविटी। क्या होती है सर? बॉडी कैविटी के थ्रू वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में रहते हैं, तो पानी के थ्रू उनकी बॉडी कैविटी में कुछ खाने पीने के सब्सटेंस आ जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उनके बॉडी में, वो उस वाटर के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंपल मैकेनिज्म होती है, उनमें इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करने का। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल तरीके से अपना सर्वाइव करते हैं। एक जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे हम होगा। तो चलो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously. Continuously remove करना होता है for healthy functioning of tissue. Tissue की healthy functioning के लिए. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of the substance to the cell and from the cell. To the cell and from the cell. अब देखो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। एक्सचेंज होता है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जैसे ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। ठीक है सर, वही चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई जो हमने पढ़ा। एक अनदर बॉडी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। आगे पढ़ेंगे। ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब देखो एनसीईआरटी लिखती है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को और क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो तू एक एक चीज़ याद करता चलेगा समझ समझ के। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर इन। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसी को समझेंगे। एनसीईआरटी से बाहर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। अब चलो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पढ़ने का इम्पोर्टेंस तो हमने अभी तक पढ़ लिया, जो लाइन के फॉर्मेट में एनसीईआरटी में लिखा था। अब उसी बात को मैं तुम्हें एक चार्ट फॉर्म में बना देता हूँ ताकि याद रहेगा। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन हेल्प करता है? ब्लड और लिम्फ, अभी हमने पढ़ा। और लिम्फ को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। वो कौन कौन से मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं? सर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का, एंटीबॉडीज़ का। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारी ब्लड या लिम्फ। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। पूरे शिद्दत से सुनो और ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
ब्लड जो होता है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्यों सर? देखो, बस समझने के लिए जान लो। कनेक्ट करता है, देखो एल्विलाई से ऑक्सीजन को लिया और उसको टिश्यू तक कनेक्ट किया, तो मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब कनेक्शन का काम करता है। इसलिए बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू के इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है। एक कनेक्शन का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा है? प्लाज्मा। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखो, मैं एक बूंद तुम्हें ब्लड बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक हमारी एक बूंद ब्लड है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। ब्लड में होती है प्लाज्मा। देखो, ये है अपनी प्लाज्मा, ये हमारी है एक बूंद खून, मान लो समझने के लिए। इस ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है। कितना? 55% प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ये अपना हो गई एक बूंद खून। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको हम एक साथ बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सर? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सर 55% प्लाज्मा है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो गया? 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारे प्लाज्मा में पैक्ड है ना, तो इसलिए बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं याद रखना है, बस समझने के लिए। पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम है। सर पढ़ लिया, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। इसमें क्या क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। देखो, आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं छोटी छोटी सी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा। सर प्लाज्मा क्या है? देखो, प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें मैक्सिमम वाटर होता है। तो तुम ऐसे याद रखना कि प्लाज्मा में क्या है? पानी ही पानी है। देखो, प्लाज्मा में क्या है? पानी ही पानी है। और मन में सोचना कि पानी कितना है? 90 से 92% वाटर है। पी से पानी और पी से प्रोटीन। पी से पानी, पी से प्रोटीन। पानी है, प्रोटीन है, ठीक है। तो और कुछ मिनरल्स होते हैं। पानी हो गया बहुत ज़्यादा 90 से 92, प्रोटीन हो गया और कुछ मिनरल्स होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? सर ये जो प्लाज्मा है ना हमारी ब्लड की, इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, मैक्सिमम वाटर कितना? 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8% और मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सारे तुम समझ लेना। अब देखो, जो प्रोटीन है हमारी प्लाज्मा में, ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या है सर? प्रोटीन है। उसका परसेंटेज होता है 6 to 8%। और वाटर कितना था? मैक्सिमम। और मन में सोच लेना कितना? 90 से 92। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पी से पानी, पी से प्रोटीन और मिनरल्स। पानी है, प्रोटीन है और क्या है सर? मिनरल है। पानी कितना है सर? 90 से 92%। प्रोटीन कितना है सर? 6 to 8%। और मिनरल क्या है? टुच्चू सा, ओनली स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और क्या क्या है सर इस प्लाज्मा में? देख, इस प्लाज्मा में और होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने तेरे को शुरू में बताया था कि ये जो हमारी सेल है इसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ब्लड के किस पार्ट में है? प्लाज्मा में ग्लूकोज है और वो फाइनली हमारी सेल को आ रहा है। तो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। अब देख, जो प्रोटीन है 6 to 8%, इसमें मेजर प्रोटीन 3 है जो एनसीईआरटी बोलती है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। ये 3 मेजर प्रोटीन होते हैं और एक एक का फंक्शन बता रही है। फाइब्रिनोजेन जो होता है क्लॉटिंग, या क्लॉटिंग को कोगुलेशन भी बोलते हैं। टर्म याद रखना है क्योंकि टर्म का ही खेल है। क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है कौन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन।
अब है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। और एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ठीक है, अब देख, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मैंने तुझे बताया कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड हो गया, साथ साथ इस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब देख, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। कैसे सर? इनएक्टिव स्टेट में। इसमें क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। और वो कैसा है सर? इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है सर? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो एक्टिव होगा। कहीं पे हमारी इंजरी या ट्रॉमा हो गया, वहाँ कुछ देर के बाद क्लॉट बन जाता है। क्यों? पहले क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव थे, जब ज़रूरत पड़ा तो एक्टिव हो गए और वहाँ क्लॉट बन गया। तो ये सब चीज़ें हमारी प्लाज्मा में होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ओके सर। प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही पानी होता है। कितना होता है सर? 90 से 92%। प्रोटीन कितना है सर? सर 6 to 8%। और कुछ टुच्चू से मिनरल, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। और क्या होते हैं सर प्लाज्मा में? ऐसी चीज़ें याद रखना सर। ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड है, लिपिड्स हैं। ठीक है सर। क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इनएक्टिव स्टेट में है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब एक्टिव होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया प्लाज्मा। हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट हम पढ़ लिए, कौन सा? प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। अब तो बता, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। देख, हमारी जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। ऑल सेल्स इन द ब्लड, कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट की बात कर रहा है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट को हम सेल्स भी बोलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है आरबीसी। सर इसके काउंट क्या है? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी बाई कनकेव शेप का होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। अब देख, जो आरबीसी प्रेजेंट है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो आरबीसी हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब देख, एनसीईआरटी लिखती है कि 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। इन मैच्योर आरबीसी, अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एब्सेंट। देख, हमें पता है कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। तो जितना ज़्यादा अंदर स्पेस होगा, उतना अच्छे से ऑक्सीजन बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए जो मैच्योर आरबीसी होगा, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। ये सारी चीज़ें याद रखना है, और बोलते बोलते ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अब देख, जब 120 दिन की लाइफ जब आरबीसी की बीत जाती है, गुजर जाती है, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय होना होता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन। ठीक है सर, हमने पढ़ लिया आरबीसी। तो एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। आरबीसी जो है, जितने भी हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, या जिसको हम सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में दो ही कंपोनेंट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट को हम बोलते हैं सेल्स। तो इन जो सेल्स हैं तीनों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें सबसे एबंडेंट कौन है? सर आरबीसी। एबंडेंट है तो काउंट बताओ। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सर, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन का काउंट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। कितना? 12 to 16 ग्राम, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। आरबीसी का शेप बताओ। सर बाई कनकेव शेप। एक मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। आरबीसी का लाइफ स्पेन बताओ, 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बताओ, स्प्लीन। तो ऐसे करके हमारा आरबीसी कंप्लीट हुआ। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ये सब चीज़ें जब क्वेश्चन दिखेगा एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे याद हो।
सब समझने के, क्योंकि सिर्फ बायो तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ने होते हैं। अब देख, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने पढ़ा कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जो WBC होता है उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और जिसकी वजह से कलर नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन तो WBC में है ही नहीं, तो कलर काहे का। ठीक है सर। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RBC में एब्सेंट था और इसमें प्रेजेंट है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, मतलब टोटल WBC कितना होता है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके सर, याद रखना है डाटा। WBC जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करते हैं, मतलब ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। कौन कौन से WBC हैं सर? देख, 5 WBC होते हैं। जैसे 5 लोग के ग्रुप होता है, उनमें 3 लोग को एक साथ रख के एक नाम दे देते हैं, 2 लोग को एक साथ रख के एक नाम देते हैं, तो 5 लोग हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसको तू ऐसे याद रख, जैसे हम पढ़ते हैं ना NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और फिर तू एक चीज़ और लगा दे, उसके बाद इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये बस 2 चीज़ें लगा दे, NLM EB। तो ये अपने हो गए WBC। और किसको किस में रखा गया है? अब देख, जो इओसिनोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल है, ये है ग्रेन्युलोसाइट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इनको रखा गया है ए ग्रेन्युलोसाइट में, क्योंकि नहीं होते हैं ग्रेन्यूल। परसेंटेज एबंडेंस का ऑर्डर NCERT में दिया गया है, मैंने तुझे याद कराया NLM EB से। सेम थिंग्स यहाँ परसेंटेज एबंडेंस में लगा देना है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं। सर न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है 60 से 65%, और बेसोफिल जो होता है सबसे कम होता है 0.5 से 1% तक का मामला होता है। लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25%, घटते क्रम में लिख ले, 60 से 65, 20 से 25, 6 से 8, 2 से 3, और फाइनली 0.5 से 1% का मामला हो जाता है। सबसे खास बात, जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके सर। एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनका। जो बेसोफिल होता है वो सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। याद रखना है, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। और ये किन में इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या रिलीज होगा सर? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। कौन रिलीज करेगा? बेसोफिल। बेसोफिल क्या है सर? हमारी WBC है। कौन सी कैटेगरी का सर? ग्रेन्युलोसाइट कैटेगरी का। तो ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है इओसिनोफिल। रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। रेसिस्ट का मतलब हमें बचाता है, किससे? इन्फेक्शन से और एलर्जिक रिएक्शन से, एलर्जी में होने वाली जो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है अपना लिम्फोसाइट। 2 तरह के होते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने पढ़ा है लिम्फोसाइट का काम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट है अपना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स कुछ नहीं होते हैं, ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, जो मेगा कैरियोसाइट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। और मेगा कैरियोसाइट क्या होती है? स्पेशल सेल होती है हमारी बोन मैरो के अंदर। सर प्लेटलेट्स का काउंट बताओ। देख, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। प्लेटलेट्स का फंक्शन याद रखना है कि यह क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। कहीं पे हमारी इंजरी या ट्रॉमा हुई तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होंगी वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज़ करने लगती हैं और वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्लॉटिंग होती है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती है और वही कम है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है सर, हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब देख, ये डायग्राम तुझे याद रखना है बिल्कुल। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्म्ड एलिमेंट का। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से सर? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सर प्लेटलेट्स तो ये हमारे
सेल फ्रेगमेंट होते हैं। तो अब इसमें देख सेल फ्रेगमेंट के फॉर्म में प्लेटलेट दिखा, ये तो दिख गया। सर आरबीसी तो ए वाला है। सर डब्ल्यूबीसी 5 थे। तो अब देख कौन कौन से, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, मतलब उनका न्यूक्लियस जो होता है मल्टी लोब्ड होता है। अब देख न्यूट्रोफिल्स 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, तो न्यूट्रोफिल कैसा है, मल्टी लोब्ड होता है। तो न्यूट्रोफिल याद हो गया। देख अब जो मोनोसाइट होते हैं वो किडनी शेप को होते हैं। तो अब इससे अपना न्यूट्रोफिल भी याद हो गया, मोनोसाइट भी याद हो गया। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो दो तरह के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरह से साइटोप्लाज्म को कवर करता है। ये जो अपने ऐसे गोल गोल से हैं ये न्यूक्लियस हैं, 1 2 3, समझ रहा है। जो टी लिम्फोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस है वो पूरे साइटोप्लाज्म, टी से टोटल याद रख, टोटल साइटोप्लाज्म को कवर करता है। और बी लिम्फोसाइट बचा खुचा थोड़ा सा कवर करता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी याद हो गया। इओसिनोफिल जो है इसमें देख बाई लोब न्यूक्लियस है, तो ऐसे याद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, इसमें ईयरफोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये लोब किसके हैं सर, न्यूक्लियस के लोब से हैं। तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर है और चीज़ें याद करने का तरीका भी हमें इजी वे में समझ आ गया। तो ऐसे तेरा चार्ट तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सीधी बात, नो बकवास। जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है वो एक थ्योरी होता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा है। सबसे पहली बात, कहीं पे हमारी इंजरी या ट्रॉमा हुई, कहीं कट लग गया, तो जो वहाँ जहाँ पे कट लगा, मान ले यहाँ कट लगा, तो यहाँ की जो टिश्यू होंगी वो क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और हमारी ब्लड वेसल में ब्लड बह रही है, और ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और हमें पता है कि सर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है या कोगुलेशन में। तो अब क्या होगा, प्लेटलेट्स भी अपने एकदम पूरा रोल में आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है सर, मेरे से बोलेगा। और क्या करेगा, ये दोनों मिल करके रिलीज करेंगे सर्टेन फैक्टर्स रिलीज किया, जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन चलता है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। तुझे पता है कि हमारी प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में है, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और एक सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन चलेगा, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। और एक फाइनली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज बना है, एक कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था और फाइब्रिन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब पहले फाइब्रिनोजन सॉल्युबल था, अब क्या हो गया, इनसॉल्युबल बन गया। तो ऐसे देख फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो अब क्या होगा, एक नेटवर्क बन गया थ्रेड का, जिसके अंदर जो हमारी जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे या ब्लड होंगे, इसके अंदर ट्रैप कर जाएंगे और क्लॉट या कोगुलम बन जाएगा। तो यही तो मैकेनिज्म होती है कैस्केड थ्योरी या कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। अब देख, जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ कैसे, क्योंकि जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसका जो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसका प्रोडक्ट इस रिएक्शन के चलाने में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही जो ऊपर वाला ये रिएक्शन है, ऊपर वाले का प्रोडक्ट चलाने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मतलब एक कैस्केड प्रोसेस बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है रिएक्शन का। वो क्या हो गया, कैस्केड थ्योरी हो गया। तो ये अपना डन हो गया। अब हम पढ़ते हैं, हाँ पहली बात, ये जितनी प्रोसेस हो रही है इसमें कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्वेश्चन तो एक ही बनता है कि इम्पोर्टेंट रोल कौन से आयन का होता है, तो कैल्शियम आयन का। अब देख सीरम क्या होता है, सर ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दे तो सीरम बन जाता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, उसमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर माइनस होगा, फाइब्रिनोजन। नॉलेज रखना और सही रखना अंतर होता है, तो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर माइनस होगा, फाइब्रिनोजन। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। देख ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ होता है। इतने ही हमारे समाज में ब्लड ग्रुप हैं। तो देख
अगर कोई पर्सन है और उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा? अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप। याद रख, एंटीजन की बात हो रहा है, एंटीबॉडी की नहीं। देख, एक और ख़ास बात, जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो हम देख, अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब सर उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है। अब तू बता, अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप कैसा है? ओ है। अब चल बहुत आराम से समझते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। देख, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके पास चले जाते हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं आता, उनको आने ही नहीं देते, उनके लिए बम बारूद बना कर रखते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है ओ होता है, वो सबको दे देता है। ओ मतलब दो, तो इसको भी देगा, बी वाले को भी देगा, ए बी वाले को भी देगा, मतलब सबको दे देगा, लेकिन इसके पास कोई नहीं आता है। समझ आ रहा है? मतलब ये इनके लिए एंटीबॉडी बना कर रखता है। मतलब वो ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होता है? एंटीबॉडी एक ए हो गया और एक एंटीबॉडी क्या हो गया? बी हो गया। मतलब ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी बना के रखा है, किसी को अपने पास आने नहीं देगा। अब देख, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो पहली बात तूने क्या सीखा कि ये सबको दे देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। एक बात से तू कई चीज़ें सीख रहा है। यूनिवर्सल डोनर हो गया, मतलब वो सबको दे देगा सर, इसके पास एंटीबॉडी क्या है? ए है और बी है, किसी को अपने पास आने नहीं देगा, एंटीबॉडी बना कर रखा है। अब देख, एक आदमी ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब सर इसके आरबीसी पे ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये सबसे ब्लड ले लेता है। अब देख, अब हम यहाँ लिख देता हूँ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जब ये सबसे ब्लड ले रहा है तो क्या किसी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा, मारना थोड़ी ना चाहेगा। तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, नो एंटीबॉडी, मतलब नो एंटीबॉडी। तो ये चीज़ तुझे समझ आ गई। अब देख, जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसके पास होता है एंटीबॉडी बी, और जो बी ब्लड ग्रुप होता है इसके पास होता है एंटीबॉडी ए। ठीक है, तो अब सारी बातें क्लियर हो गई। देख, अब ई ब्लड ग्रुप वाला ए को दे देगा, बी वाला बी को ही देगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप ये तो सबसे ले रहा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो सबसे ले लेगा। और ओ ब्लड ग्रुप, ओ मतलब दो, सबको देता है। ये समाज का अलग वाला आदमी है जो सबके पास जाता है लेकिन इसके पास कोई नहीं आता, क्योंकि ये क्या रखा है? ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी बना के रखा है। तो अब देख, ये चार्ट तेरा क्लियर हो गया। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए। बी है तो एंटीजन और आरबीसी बी। ए बी है तो एंटीजन कौन कौन सा होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। और ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगा। ये वही है जो सबके पास जाता है लेकिन इसके पास कोई नहीं आता, क्योंकि इसने एंटीबॉडी ए और बी दोनों के लिए बना कर रखा है। जो ए बी वाला जो पर्सन है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो क्या लेने वाला आदमी उसको मारना चाहेगा? नो, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। आराम से बातें समझ आ रही है? जो ब्लड ग्रुप बी है इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा? ए। और जो ए ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा? बी। एंटीबॉडी कहाँ होता है सर? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी में। ये बातें बहुत याद रखना है। अब देख, डोनर ग्रुप देख ले, वो तो सर सबको देता है, तो ये तो सब में आएगा। ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा। ठीक है सर, ए बी तो सर यूनिवर्सल रिसिपिएंट है तो सबसे ही लेगा, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं। ओ ब्लड ग्रुप सर ओ वाला ओ से ही लेता है।
तो यह वही समाज का आदमी है जो सबके पास जाता है लेकिन इसके पास कोई नहीं आता, ये सिर्फ अपने वैरायटी के लोगों से ही मिलता है, तो वो ब्लड ग्रुप किससे लेगा? सिर्फ ओ से ही लेगा। दुष्ट प्राणी है। सर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ई वालों का बी से करा दे, बी वालों का ए से करा दें, तो देख क्या होगा। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी यूज्ड। द ब्लड ऑफ डोनर इज केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। देने वाले का लेने वाले से ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, ताकि जो आरबीसी जा रहा है उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब क्लम्पिंग से बच जाए। अब मैं तुझे ये समझा देता हूँ कैसे क्लम्पिंग हो जाती है। ऊपर की सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उसमें छेड़छाड़ मत करना। अब मैं ये लाइन समझा रहा हूँ। देख, मान ले ए ब्लड ग्रुप वाला बी को दे दिया, मान लेते हैं। देख, जो बी वाला मान ले बी लेने वाला है और ये देने वाला है, तो एक बात बता, बी के पास एंटीबॉडी क्या है? ए है। और ए वाला जो ब्लड ग्रुप है इसका एंटीजन क्या है? ए है। तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी मिल गया, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया ना, तो इसकी जो आरबीसी है वो क्लम्प कर जाएगी इसके अंदर आकर के, तो मतलब क्लम्पिंग हो गई। इसीलिए जो सेम ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो बी ब्लड ग्रुप वाले को दे दे, नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या क्लम्पिंग हो जाता है। तो ये लाइन तुझे समझ आ गया? बाकी तो सबको पता है कि सर सेम सेम वालों को ब्लड ग्रुप देते हैं। अब देख, अब हम पढ़ते हैं आरएच ग्रुपिंग। एक बात बता, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन था तो ब्लड ग्रुप क्या था? ए था। देख, अगर ए एंटीजन है और साथ साथ आरएच प्रेजेंट है तो इसको हम ए ना बोल करके ए पॉजिटिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ए पॉजिटिव। आरएच की डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले रिसस मॉन्की में। आरएच एंटीजन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। कोई भी एंटीजन हो आरबीसी के सरफेस पे ही होगा। और आरएच जो होता है नियरली 80% ऑफ ह्यूमन में होता है, कि मतलब कोई आरएच पॉजिटिव होता है, कोई आरएच निगेटिव होता है। हम किसी को क्यों बोलते हैं कि सर ए इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्यों बोलते हैं? देख, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो सर ए ब्लड ग्रुप तो होगा, लेकिन अगर साथ साथ आरएच प्रेजेंट हो जाता है ना तो इसको बोल देते हैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है। सेम थिंग्स। चल तू बता, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी होगा और साथ साथ आरएच प्रेजेंट होगा, तो हमारा क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। अगर सर इस सरफेस पे सिर्फ बी है और आरएच नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो जाएगा। सेम थिंग्स। देखिए, आरबीसी है और ए एंटीजन है तो सर ए तो आएगा ही, और आरएच की वजह से ए पॉजिटिव हो जाता है। ओके, आरबीसी है और यहाँ पे एंटीजन ए है और आरएच नहीं है तो ए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो अब तुझे समझ आया कि कोई बोलता है कि मेरा बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो यही चीज़ें हैं कि आरएच के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम बताते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा और एब्सेंट है तो नेगेटिव वाला। तो ये चीज़ें डिटरमाइन करती है। आरएच ग्रुप शुड ऑल्सो मैच्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, मतलब ब्लड की लेन देन से पहले आरएच को भी हम क्या करते हैं? मैच करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप मैच करते हैं वैसे आरएच को भी मैच करना ज़रूरी होता है। शुड ऑल्सो मैच। अगर सर आरएच हम मैच ना करें तो इसका कोई ऐसी कहानी बताओ कि जिससे हमारे दिमाग पे असर करे कि आरएच मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो देख, एक आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का केस है जो एक बहुत स्पेशल केस है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि मदर कैसी है? आरएच नेगेटिव। और जो बच्चा है मदर की यूट्रस में वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव। तो देख, मैं कहानी भी सिखा देता हूँ और तुझे खेलना भी सिखा देता हूँ। देख, एक मदर है और मदर की जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? आरएच नेगेटिव है। उसके यूट्रस में बच्चा है और वो बच्चा कैसा है? आरएच पॉजिटिव। तो क्वेश्चन तो यही आता है कि मदर और बच्चा का आरएच कैसा होता है? तो मदर आरएच नेगेटिव और बच्चा आरएच पॉजिटिव। बाकी तू कहानी सुन ले,
एक कहानी है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। किसका? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें फीटल का आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे होता है बताता हूँ। जब मदर के पेट में पहला बच्चा है जो RH पॉजिटिव है, फिक्स है कि यही होगा, क्योंकि इसी का केस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब तो ज़्यादा दिमाग लगाए, सर RH पॉजिटिव, निगेटिव क्यों नहीं? भाई हम केस ही पढ़ रहे हैं इसका। तो RH पॉजिटिव होगा मदर की पेट में जो बच्चा है। और मदर कैसी है? RH निगेटिव। उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? उसमें RH निगेटिव है। तो शुरू में ये बच्चा मदर की प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो आ नहीं रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मदर को तो पता ही नहीं है कि हमारे पेट में RH पॉजिटिव वाला बच्चा है, और मदर तो आराम से अपना सर्वाइव कर रही है। जब ये पहला बच्चा डिलीवर होगा तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है माँ और बेटे का। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, पहला बच्चा तो निकल गया। अब निकलने के बाद कुछ कुछ ब्लड का ड्रॉप वहाँ छोड़ कर गया है, तो अब माँ के ब्लड में अब वो मिक्स हो गया। तो अब जैसे ही पता चला, अरे ये तो RH पॉजिटिव आ गया। अब मदर क्या करेगी? उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। लेकिन ये भाई साहब तो निकल चुके हैं, तो चल ये भाई साहब को निकाल देते हैं। अब क्या मदर के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। अब जैसे ही कोई बच्चा, फिर से ये केस किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, और RH पॉजिटिव बच्चा ही होगा। फिर से RH पॉजिटिव बच्चा जब हुआ तो उसका एंटीजन क्या है? RH पॉजिटिव है, ठीक है। और मदर ने क्या बना दिया? इस RH पॉजिटिव अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और फीटल RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, और जॉन्डिस हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, और फीटस की डेथ हो जाएगी। तो यही होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस। अब चल NCERT का लाइन पढ़ लेते हैं। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड RH निगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपोजर नहीं होता है। एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से सेपरेटेड होते थे। हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, जब पहले चाइल्ड की डिलीवरी होती है तो एक्सपोजर की पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चे का RH पॉजिटिव का कुछ ब्लड का ड्रॉप छोड़ जाएगा और वो मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है। ड्यूरिंग सेकेंड डिलीवरी RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस एंड डिस्ट्रॉय फीटल RBC। जब सेकेंड डिलीवरी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम मदर तो इस RH पॉजिटिव अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी बना रखी है, और RH पॉजिटिव एंटीजन है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और फीटस की डेथ हो जाएगी। दिस कॉज एनीमिया एंड सीवियर जॉन्डिस। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम मेडिकल साइंस में अवॉइड करें कि ऐसा चीज़ें ना हो। तो देख, जैसे ही पहला डिलीवरी होगा तो हम क्या करेंगे? मदर की ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडी, जो RH एंटीबॉडी मदर ने बनाया है, RH एंटीबॉडी मदर ने बनाया है, इसके अगेंस्ट भी हम एंटी RH एंटीबॉडी डाल देंगे, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को नलीफाई कर देंगे। तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी। पहले बेबी की डिलीवरी के बाद ऐसा करेंगे। अब देख, यहाँ तक तुझे बातें समझ आ गई है तो तू समझ ले कि बहुत तगड़ा आदमी है। अब तुझे खेलना है। क्या खेलना है सर? मजाक करते हो? अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी पाथवे। देख, मज़े मज़े में पढ़ लेंगे, चीज़ें आसान है, क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ साथ। पहला है ओपन सर्कुलेटरी, दूसरा है क्लोज्ड। देख, ओपन सर्कुलेटरी आर्थ्रोपोडा में होता है और मुलस्का में होता है। सर ओपन क्यों? इसमें क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है, ये मान ले अपनी हार्ट है, वो एक मोटे से ब्लड वेसल में पंप होता है, और जब जाता है किसी ऑर्गन के पास तो एक स्पेशल, जो ऑर्गन के अंदर कैविटी होती है, ओपन स्पेस में फ्लो करता है ब्लड, मतलब उसको बोलते हैं साइनसिस। तो ब्लड जो होता है एक मोटे लार्ज वेसल से जाता है और एक ओपन स्पेस में फ्लो करता है, और उस ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनस। और उस सेल्स को अपना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रोवाइड करना हो कर देगा, और फिर जब हार्ट रिलैक्स होगी तो फिर से आ जाएगा।
जब कंट्रैक्ट होगी तो फिर से चला गया, रिलैक्स हुई तो फिर से ब्लड आ गया। तो ऐसे होता है ओपनिंग। क्लोज जो होता है एनिलिडा और कॉर्डेटा में होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट थ्रू द कैपिलरी। देख क्या होता है ये है हमारी हार्ट, क्या है, हार्ट, और ये है हमारी टिश्यू, और टिश्यू के अंदर बहुत सारे हैं सेल्स, और इन सेल्स को क्या चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, और उसको लाता कौन है, ब्लड। तो देख हार्ट से जो ब्लड आया वो सबसे पहले छोटे छोटे कैपिलरी में डिवाइड होकर वो हमारी टिश्यू तक पहुंचता है, मतलब टिश्यू के अंदर एक एक सेल्स तक चीज़ें पहुंचती है। तो कैपिलरी में डिवाइड हो गया, और फिर कैपिलरी से वेन और वेन कावा के थ्रू फिर से हार्ट में चला जाता है। तो देख ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट थ्रू कैपिलरी, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन हो गया। देख रहे हैं एक क्लोज फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। इसका एडवांटेज क्या है कि फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ब्लड के फ्लो को हम बहुत प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का यही एडवांटेज होता है। तो तुझे खेल समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देख जो फिश होती है इसमें 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, कितने, 2, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है अभी मैं बताऊंगा सिंगल सर्कुलेशन क्या है, परेशान मत हो। सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है और रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। अब देख मैं तुझे बता देता हूँ सिंगल सर्कुलेशन कैसे। ये है हमारी कहानी फिश की, किसकी, मछली की कहानी है। इसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख गिल्स से आया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, टिश्यू में, टिश्यू ने उसके ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और बनाया CO2। अब CO2 जाएगा हमारी हार्ट की एट्रिया में, और हमारी नहीं फिश की, और एट्रिया से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगी तो फिर ब्लड चला गया गिल्स में। तो एक हार्ट के पास एक बार ब्लड आया और एक बार गया, तो एक सिंगल सर्कुलेशन बन रहा है, एक सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे बन रहा है, इसलिए बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 बार ब्लड आएगी और 2 बार जाएगी। तो देख कैसे, हमारे में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। पहली बात तो हमें तो यही पढ़ना है, हमारी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये सब तो इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। अब देख डबल सर्कुलेशन में हार्ट के पास 2 बार ब्लड आएगी और 2 बार जाएगी। सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट के पास एक बार ब्लड आई और एक बार गई, और हमें दिख भी रहा है कि एक सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे बन रहा है। डबल सर्कुलेशन में देख तू अंदाज़ा लगा, एक पाथवे ऊपर बन रहा है और एक पाथवे नीचे बन रहा है, तो 2 पाथवे हो गया। और इसको याद करने का भी बता दिया हूँ कि डबल सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार आएगी 2 बार जाएगी। कैसे 2 बार आ रही है, देख लंग्स से हमारी आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और हमारी टिश्यू से आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे की तरफ आई वेंट्रिकल में और डीऑक्सीजनेटेड भी आई वेंट्रिकल में, लेकिन इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो सेप्टा नहीं होता है। अगर कुछ सेप्टा होता है तो ऑक्सीजनेटेड इसमें रहती, डीऑक्सीजनेटेड इसमें रहती। इसमें क्या होता है, ब्लड मिक्स हो जाती है, और जब वेंट्रिकल पंप करती है तो मिक्स ब्लड जाती है टिश्यू को, और मिक्स ब्लड ही जाती है लंग्स को। मतलब कंप्लीसन नहीं है, सेप्टा ही नहीं है, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में रहे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में रहे। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन तो है सर, लेकिन कंप्लीसन नहीं है। अब आज मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं क्या किया, इसके बीच में सेप्टा लगा दिया और कंप्लीट कर दिया। देख ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आई, ऑक्सीजनेटेड, अब देख अब ब्लड आ गई अपनी वेंट्रिकल में, और देख इसमें फिक्स ऑक्सीजनेटेड है। अब देख डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई टिश्यू से, और फिर एट्रिया से आ गई अपनी वेंट्रिकल में, तो इसमें फिक्स डीऑक्सीजनेटेड। अब देख जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई टिश्यू को हो जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स में, और फिर लंग्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन ले लेकर के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। तो ये चीज़ होता है अपना कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो है सर, लेकिन कैसा है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम आजा फटाफट लाइन पढ़ लेते हैं। अब देख तुझे सब चीज़ समझ आएगा।
तो एक बात बता, सिंगल सर्कुलेशन में कितने एट्रिया और कितने वेंट्रिकल? सर एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन में सर 2 एट्रिया था लेकिन इनकम्प्लीट वाला है, तो ये तो एक वेंट्रिकल हुआ। अब देख कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या है सर, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, तो अब तेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। देख फीस में 2 चैम्बर हार्ट, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, सारी पूरा जो नोट्स है एनसीईआरटी का है। नोट्स लेक्चर देखने के बाद से एनसीईआरटी तू पढ़ लेना, फिर तुझे समझ आएगा कि क्या चीज़ है ये। कहाँ चला गया? अब देख फीस में 2 चैम्बर हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, सिंगल सर्कुलेशन है सर, ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। हाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताया तुझे, देख जो हार्ट है फीस का, इसमें देख डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही पंप हो रहा है, ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड। उसको बोलते हैं कौन सा, एक साइनस बोलते हैं, नहीं याद है। फिश का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। अब देख एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, मिक्स ब्लड पंप होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देख क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होगा, और 4 चैम्बर हार्ट होगा तो सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल होगा। अब देख रिस्पिरेटरी ऑर्गन एम्फीबियंस में क्या क्या होता है? लंग्स होता है, गिल्स होता है, स्किन होता है, और रेप्टाइल्स में क्या होता है? सिर्फ लंग्स होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये हम लोग का केस है, मैमल्स का, बर्ड्स का, क्रोकोडाइल का। अभी मैंने बताया कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन वाला केस होगा। 4 चैम्बर का मतलब 2 एट्रिया होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। और रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारे में? लंग्स है और डबल सर्कुलेशन है। तो अपना क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ये 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है, और ये 3 चीज़ें मिल करके सिस्टम बनाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हार्ट। देखो हार्ट की जो ओरिजिन होती है मेसोथर्मल होती है, लोकेशन होता है थोरेसिक कैविटी। ये हमारा अपर पार्ट थोरेक्स होता है, और इसके अंदर जो कैविटी है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसमें लंग्स प्रेजेंट होता है, तो हमारी दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। जो हमारी लेफ़्ट लंग होती है वहाँ पे कार्डियक नॉच होता है, और वहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें तो इतना याद रखना है कि हमारी हार्ट थोरेसिक कैविटी में होती है और स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होती है। हार्ट जो होता है एक बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है, मतलब क्लिंच्ड फिस्ट। ओके, हमारी जो हार्ट होती है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इन पेरिकार्डियम और इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि पेरिकार्डियम जो है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड को इनक्लोज करता है। तो पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके सर, क्लियर है। नेक्स्ट, एक डायग्राम से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। पहली बात, ऊपर होती है एट्रिया और नीचे होती है वेंट्रिकल। अब देखो ये वेंट्रिकल के मैंने वाल्स को मोटा बनाया है, तो ये जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो मोटी होती है। क्यों सर? कॉमन सेंस की बात है, वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करना होता है और ब्लड को सर्कुलेटरी पाथवे में भेजना होता है, तो इसकी वाल ऑब्वियसली मोटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखो जो हमारी लेफ़्ट एट्रिया है और राइट एट्रिया है, इनके बीच सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब 2 के बीच में, जो थिन और मस्कुलर होता है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो कैसा होता है? थिक होता है। अब देखो सेम साइड के एट्रिया और सेम साइड के वेंट्रिकल, इनके बीच भी सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कैसा होता है? थिक होता है और फाइब्रस होता है। सर एक ही सेप्टम ऐसा होता है जो थिन होता है, वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। और एट्रिया कैसा होता है? छोटा होता है। किसके कंपेयर में? वेंट्रिकल के कंपेयर में। तो बड़ा कौन होगा? वेंट्रिकल। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज मच थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रिया। समझिए सर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में लिखती है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम आगे पढ़ते हैं इम्पल्स कंडक्शन। देखो ये हमारी हार्ट है,
हम सिर्फ एक ही डायग्राम को मॉडिफाई करके हम चीज़ें समझेंगे ताकि रिकॉल करना आसान रहे। हमारे हार्ट में होती है नोडल टिश्यू, ठीक है, जिसका नाम है एसए नोड और एबी नोड। ये क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है। देखो मैक्सिमम इम्पल्स जो है एसए नोड जनरेट करता है 1 मिनट में 70 से 75 टाइम। तो इसलिए हम एसए नोड को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, एसए नोड। सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है, तुम ध्यान से सुनो। अब देखो इम्पल्स तो जनरेट करी, पेस मेकर है, तो अब वो इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है पूरे वेंट्रिकल तक वो हम देखते हैं। ऐसे नोड से फाइबर निकलते हैं जिनको बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर। ये क्या है, इंटरनोडल फाइबर। वो कहाँ पहुँच गए, एबी नोड। तो अब हमारा इम्पल्स कहाँ आ गया, एबी नोड पे। इम्पल्स यहाँ पर 0.1 सेकेंड डिले करता है, मतलब 1/10 सेकेंड, वही बात है। तो उस समय हमारी एट्रिया कंट्रैक्ट करती है। अब देखो इम्पल्स एबी नोड से आता है और सबसे पहले जाता है एबी बंडल। यहाँ से जो ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं एबी बंडल। और एबी बंडल आगे चल के डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, इसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेज। एबी बंडल और बंडल ब्रांचेज, इनको मिला करके हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या है, बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये हार्ट की एपेक्स पे, ये एपेक्स वाला पार्ट है, वहाँ पे डिवाइड कर जाती है और बनाती है पुरकिंजे फाइबर। तो अब बताओ तुम, इम्पल्स को पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में कौन स्प्रेड आउट कर देगा, पुरकिंजे फाइबर। और इम्पल्स स्प्रेड हो गई तो अब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है। अब देखो हमने पढ़ा था ये सेप्टम इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी सेप्टम पे हमारी होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या है, बाइकस्पिड। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या है, ट्राइकस्पिड। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि लेफ्ट मतलब होता है बायां, और बायां से याद करोगे बाइकस्पिड। और ऑब्वियसली बात है, इसका अपोजिट राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा हो जाएगा, ट्राइकस्पिड। तो सर हमारा क्लियर हो गया इम्पल्स कंडक्शन कैसे हुआ, एसए नोड से एबी नोड, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस से अपना क्या, परकिंजे फाइबर। तो चलो आगे हम देखते हैं इम्पल्स। एसए नोड, फिर इंटरनोडल पाथवे, फिर एबी नोड, फिर एबी बंडल और बंडल ऑफ हिस, जिसको हम बोल देंगे बंडल ब्रांच है, जिसको हम बोल देंगे बंडल ऑफ हिस, इन दोनों को मिला करके, और फिर पुरकिंजे फाइबर। अब एनसीईआरटी लिखती है कि पुरकिंजे फाइबर प्रोपागेट द इम्पल्स इन द एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर। पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर मीन्स मसल। इम्पल्स पॉज होता है 0.1 सेकेंड एट एवी नोड। ये सारी बातें मैंने बता दी है। अब देखो हार्ट जो होती है इसमें 2 तरह का कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। मैंने बताया एसए नोड और एवी नोड। अब देखो ये है हमारी राइट एट्रिया। अगर राइट एट्रिया का रेफरेंस ले तो ये हो गया अपना लेफ्ट साइड और ये है अपना राइट साइड। तो एसए नोड जो है राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे होता है और एवी नोड राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। इधर का साइड लेफ्ट और इधर का साइड राइट। तो एसए नोड कहाँ है, राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे, और एवी नोड कहाँ है, राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। एसए नोड कहाँ है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और एबी नोड कहाँ है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अब देखो हमारी जो हार्ट होती है वो मायोजेनिक होती है। उसमें मतलब हमारी हार्ट को किसी एक्सटर्नल इम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हार्ट अपने आप कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो किसकी वजह से हुआ, जो नोडल मस्कुलेचर एसए नोड और एवी नोड थे उनकी वजह से। तो द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल या इसे इम्पल्स भी बोलेंगे, वो खुद जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना। तो इसे हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी। और हमारी हार्ट कैसी है, मायोजेनिक। However, the number of action potential could be generated in a minute vary at different part of nodal system। मैंने बताया कि ऐसे नोड जो है ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करेगा और ए बी नोड कम करेगा। तो नोडल सिस्टम का मतलब अलग अलग नोडल सिस्टम पे इम्पल्स जनरेशन अलग अलग हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, नंबर वेरी कर रहा है। तो ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स। तो इसको हम बोल देंगे पेस मेकर ऑफ हार्ट। कितना इम्पल्स, सर इतना। हमारी हार्ट बीट करती है 70 से 75 बार 1 मिनट में, और एवरेज टाइम कितना होता है, 72 बीट पर मिनट।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखो 4 स्टेप्स होती हैं कार्डियक साइकिल का। पहला है ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है, देखो पहला है ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। फिर है एट्रियल सिस्टोल, मतलब सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन। तो हमारी हार्ट जो है शुरू में इसके सारे चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है, मतलब एट्रिया ऊपर वाली और नीचे वाली वेंट्रिकल ये सब रिलैक्स स्टेट में है, मतलब जॉइंटली डायस्टोल कंडीशन में है। तो इस समय क्या होता है, उस इवेंट को समझो। देखो तुमको पता है कि लंग्स जो है ऑक्सीजन हमारी ब्लड में डाल देगी, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, लीवर में। मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ गया पूरा 100% आ गया। सेम थिंग इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारी टिश्यू में बना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। तो इन्फीरियर वेना कावा से के थ्रू अपना आ गया, अपना राइट एट्रियम में आ गया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन आ गया, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम में कौन आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, टिश्यू ने CO2 डाल दिया था ऑक्सीजन में, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया था। और किसके थ्रू आया, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। कहाँ आया, राइट एट्रियम। मान लो 100% पूरा ब्लड आ गया। अब ये ब्लड क्या होगा, अपने आप इस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो यही इवेंट होता है ज्वाइंट डायस्टोल में। तो क्या हुआ ज्वाइंट डायस्टोल में, पल्मोनरी वेन और वेने कावा के थ्रू ब्लड आती है लेफ्ट और राइट एट्रियम में, और वो रिस्पेक्टेड वेंट्रिकल में चली जाती है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। अब देखो ब्लड चली गई, मतलब ये क्या है, वाल्व क्या है, ओपन है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं। तो ये होती है ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन। एक बार और बताता हूँ, देखो ज्वाइंट डायस्टोल हार्ट रिलैक्स स्टेट में है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गई, राइट एट्रिया में, ठीक है सर। अब ये ब्लड नीचे खिसक खिसक के सरक सरक के चली आएंगी कहाँ पे, वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल में आ गई, वेंट्रिकल में आ गई मतलब सर ये वाल्व ओपन है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो बस इतना ही सीन क्रिएट होता है ज्वाइंट डायस्टोल में। अब चलो NCERT की लाइन पढ़ लो। Joint diastole. All the 4 chambers of the heart are in relaxed state. Tricuspid and bicuspid valves are open. Blood from pulmonary vein and vena cava enter the left and right atria respectively and is further moved to left and right ventricle. राइट और लेफ्ट एट्रिया में आते हैं और मूव कर जाते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये अपना हो गया ज्वाइंट डायस्टोल, समझ आया। अब देखो एट्रियल सिस्टोल क्यों होता है, देखो ज्वाइंट डायस्टोल में जो ब्लड आया था राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में, वो चला गया रिस्पेक्टेड वेंट्रिकल में, लेकिन पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में नहीं जाता है, सिर्फ 70% ब्लड आता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, तो ये हमारी एट्रिया को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि पूरा ब्लड हमारी वेंट्रिकल में आ जाए। तो जो रिमेनिंग 30% ब्लड है वो भी हमारी वेंट्रिकल में आ जाए, इसलिए हमारी एट्रिया को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रैक्शन कैसे होगा, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगी और उस इम्पल्स जनरेशन की वजह से हमारी एट्रिया क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। तो अब हमारा सारा का सारा ब्लड जो 30% बचा हुआ था, पहले तो 70% आ गया था ज्वाइंट डायस्टोल में, अब जो रिमेनिंग 30% बचा है वो भी आ जाएगा, तो हमारी एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। तो अब तुम NCERT की लाइन पढ़ लो। द ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स स्टिमुलेशन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करी, एट्रियल कंट्रैक्शन हुआ तो फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल अबाउट 30% बढ़ गया, तो सारा का सारा ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ गया। तो हमने 2 स्टेप पढ़ लिया, कौन कौन सा, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। अब देखो हमारा ब्लड आ गया है वेंट्रिकल में, समझते रहो। हमारा सारा का सारा इधर लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मान लो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और राइट एट्रिया में राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आया सर, ऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड।
ये है अपना डीऑक्सीजनेटेड और ये है अपना ऑक्सीजनेटेड। तो हम इस ब्लड को क्यों लाए हैं? ताकि हमारी वेंट्रिकल पंप करे और ये ब्लड चले जाए अपने रिस्पेक्टेड सर्कुलेटरी पाथवे में। तो वो रिस्पेक्टेड सर्कुलेटरी पाथवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा अरोटा, और अरोटा से ब्लड हमारी आ जाएंगी टिश्यू में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सर्कुलेटरी पाथवे है पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा लंग्स में, ताकि ब्लड की सफाई हो सके, क्लीनिंग हो सके, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है। और अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया टिश्यू में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है, ताकि टिश्यू यूटिलाइज करे और एनर्जी प्रोड्यूस करे और मस्त लाइफ जिए। तो इस वजह से होता है वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन। तो अब वो कैसे होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हमारा इम्पल्स आ चुका था एबी नोड पे, और तुम्हें पता है कि यहाँ से क्या निकलता है, बंडल ऑफ हिस, और वो पूरे मस्कुलेचर में ब्रांचेज को फैलाता है, किसके थ्रू, पुरकिंजे फाइबर के थ्रू। तो इम्पल्स आया एबी नोड पे, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरा वेंट्रिकल में इम्पल्स फैल गया। जब इम्पल्स फैल गया पूरा, तो ये हमारी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगी? कंट्रैक्ट करेंगे। सारी बातें नोट्स में लिखी है, तुम बस ध्यान दो समझने में। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करी तो वेंट्रिकुलर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो खुले हुए थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये क्या हो, इसका कोई काम नहीं है, अब ये बंद हो गया। और हमें ब्लड को, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड, उसको सर्कुलेटरी पाथवे में भेजना है। तो ये जो अरोटा है इसकी वाल्व का नाम है सेमीलुनर वाल्व, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी भी वाल्व का नाम है सेमीलुनर वाल्व। ये खुल जाएंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया। तो इसलिए होता है वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन। तो उसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। ए भी नोड से इम्पल्स आया, बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल। ये वेंट्रिकल मसल क्या हुई, अब इम्पल्स फैल गया तो वेंट्रिकल मसल कंट्रैक्ट हुई। तो एक बात और जान लो, जब वेंट्रिकल मसल का कंट्रैक्शन होता है उसी समय एट्रिया रिलैक्स करती है। जिस समय वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है उस समय एट्रिया क्या करती है, रिलैक्स करती है, रिलैक्स होती है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ रहे थे। तो अब कंट्रैक्शन हुआ किसमें, वेंट्रिकुलर मसल में, और एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। अब देखो, कंट्रैक्शन हुआ तो मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे और क्या खुल जाएंगी, ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व, और जिसकी वजह से फोर्स्ड इजेक्शन ऑफ ब्लड एकदम फोर्सली चला जाएगा अपने अपने सर्कुलेटरी पाथवे में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, अरोटा में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये अपना हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करी है तो अब वेंट्रिकल को रिलैक्स भी होना है ना। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब कंट्रैक्ट हुई थी तो प्रेशर बढ़ गया था, तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाता है। एट्रिया के प्रेशर बढ़ने की वजह से ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। तो फिर से पहले की तरह फिर सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, ब्लड आता है, फिर सेम चीज़ें रिपीट होने लगती है। तो तुम्हें इंसिडेंट याद रखना है कि किस स्टेट में क्या होता है। तो बताओ, पहला जॉइंट डायस्टोल, मतलब पूरा चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है, ब्लड आ रहा है लेकिन 70% ब्लड आ गया, 30% ब्लड आ जाए उसके लिए भी हुआ एट्रियल कंट्रैक्शन मतलब एट्रियल सिस्टोल। तो अपना पूरा ब्लड आ गया अपने वेंट्रिकल में। अब होगा वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन। तो अब वो ब्लड चली जाएंगे किस में, सर्कुलेटरी पाथवे में। और वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएंगे तभी तो ब्लड पाथवे में जाएंगे, और ये ऊपर के वाल्व बंद हो जाएंगे क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, अब वेंट्रिकल को रिलैक्स होना है तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। तो जब सिस्टोल में प्रेशर बढ़ा था तो डायस्टोल में क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो वाल्व पहले वेंट्रिकल सिस्टोल में बंद हुए थे वो अब क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे।
तो फिर से वो चीज़ें साइकिल रिपीट होती रहेगी, ऐसे ही होती है। तो हम अब पढ़ रहे हैं वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन देख लो। सिस्टोल तुमने पढ़ लिया, फोर्स्ड इजेक्शन हुआ था ब्लड का वेंट्रिकल सिस्टोल में। अब डायस्टोल देख लो। वेंट्रिकल नाउ इन रिलैक्स स्टेट, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, अब एक वाल्व जो सेमी लूनर वाल्व सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल में खोली थी वो क्या हो जाएंगी, अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब अपना वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया है। और क्या खुल जाएगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व ड्यू टू एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच यही वाल्व हैं। कौन कौन से, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल, फिर से वही चीज़ें क्रिएट होने लगी, फिर से ब्लड क्या एट्रिया से वेंट्रिकल आएगा, मतलब ऐसे साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो हमने पढ़ लिया कार्डियक साइकिल। अब देखो हमारी हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करती है, मतलब 72 बार बीट करने में 60 सेकेंड लगा। तो एक बार बीट करने में 60/72, तो उसको बोलते हैं 0.8 सेकेंड। यही कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होती है। इतने सारे जो हमने इवेंट पढ़ा, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, तो ये 0.8 सेकेंड में सारा पूरा हो जाता है। तो देखो एक बार हार्ट को बीट करने में 0.8 सेकेंड लगा। अब देखो हर एक वेंट्रिकल के द्वारा 70 ml ब्लड पंप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार हार्ट कंट्रैक्ट कर बीट करे तो 70 ml ब्लड पंप हो गया। तो हमारी हार्ट कितनी बार बीट करती है, 72 बार। तो 70 ml ब्लड 72 बार पंप हुआ, तो हमारी कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, 5 लीटर। जो 70 ml ब्लड था इसको बोलते थे स्ट्रोक वॉल्यूम, और हार्ट रेट हमारी कितना है, 72 टाइम पर मिनट। तो 1 मिनट में पंप किया गया वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी चेंजेबल होते हैं। अब देखो कार्डियक साइकिल में 2 साउंड होते हैं, एक होता है लब और एक होता है डब। लब कब प्रोड्यूस होता है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तब प्रोड्यूस होता है लब, और जब सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे तब प्रोड्यूस होता है डब। तो लब हो चाहे डब हो, दोनों वाल्व के बंद होने पे ही प्रोड्यूस होता है। समझ गए। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने से प्रोड्यूस होगा लब, और सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होगा डब। अब ईसीजी देख लो। एक ईसीजी होता है हार्ट की एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो देखो इसमें वेव्स होते हैं, एक है पी, दूसरा है QRS और तीसरा है टी। तो अब देखो पी जो होता है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि कंट्रैक्शन, क्या कंट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन मतलब भी कंट्रैक्शन। तो सिस्टोल डीपोलराइजेशन एक ही बात है, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, पी वेव। अब देखो एट्रिया का कंट्रैक्शन हुआ था, हमारी एट्रिया कंट्रैक्ट हुई थी, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ था, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ था, तो हमारी पी वेव एट्रिया के कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो QRS क्या करेगा, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो QRS किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन या सिस्टोल, एक ही बात है। और टी वेव जो होता है कंट्रैक्शन के एंड को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गई थी तो उसके बाद रिलैक्स भी तो हुई थी, मतलब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल का एंड हुआ और उसी समय वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगी। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन या सिस्टोल जो हो रहा है उसके एंड को रिप्रेजेंट, कंट्रैक्शन के एंड को रिप्रेजेंट करता है और रिलैक्सेशन के शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। क्यू वेव जो होता है कंट्रैक्शन के शुरुआत को मार्क करता है, यहाँ से वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है तो शुरुआत को मार्क कौन करा, क्यू वेव, और एंड को मार्क कौन करा, टी वेव। और जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को भी मार्क करता है, मतलब कंट्रैक्शन का एंड और रिलैक्सेशन की शुरुआत को मार्क कौन करता है, टी वेव। अब देखो हमारी डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन कैसे सर, देखो
देखो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में और पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हार्ट में। तो देखो, पल्मोनरी टर्म आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो इसको बोल देते हैं ऊपर वाले को पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और देखो यहाँ से अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टिश्यू में और टिश्यू से वेने कावा के थ्रू ब्लड गया राइट एट्रियम में, तो नीचे जो सर्कुलेशन बनते हैं उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पे बॉडी की सेल्स या टिश्यू इन्वॉल्व है तो सिस्टेमिक वर्ड यूज होगा, और जहाँ लंग्स इन्वॉल्व है उसके लिए पल्मोनरी वर्ड यूज होगा। तो ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो एक सर्कुलेशन बना, तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या फ़ायदा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ओरोटा से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी चीज़ें टिश्यू को मिल जाएंगी, और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वेस्टफुल सब्सटेंस बनेंगे, वो फिर से ब्लड में लोड हो जाएंगे और लोड होकर के चले जाएंगे अपनी राइट एट्रिया में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फ़ायदा है। तो वही चीज़ें NCERT में है। देखो सुनो, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेजा गया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। डेट्स ऑल अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अरोटा से आर्टरी और कैपिलरी के द्वारा टिश्यू तक लाया गया था। देखो तुम्हें एक बात बता दूँ, ये डायरेक्ट अरोटा से टिश्यू तक ब्लड नहीं आता है। अरोटा पहले कुछ फाइन आर्टरी में डिवाइड होता है, फिर कैपिलरी से। ऐसे ही डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा में नहीं आता, पहले छोटे छोटे वेन्स, फिर वेन्यूल्स, मतलब फिर वेना कावा, फिर ऐसे चीज़ें चलती है। तो जो कैप आर्टरी और कैपिलरी के थ्रू टिश्यू तक लाया गया था, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा द्वारा कलेक्ट करके राइट एट्रियम में चला जाता है। डेट्स ऑल अबाउट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो वेन और वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इनके थ्रू राइट एट्रियम में चला गया, तो ये अपना हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अरोटा से आया और वेना कावा से चला गया, तो एक सर्कुलेशन बन रहा है, इसको बोल देंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ऊपर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको हम दोनों को एक साथ मिल देंगे डबल सर्कुलेशन। चलो अब आगे पढ़ते हैं कुछ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो हार्ट की जो इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, हार्ट जो होती है मायोजेनिक होती है, वो अपनी एक्टिविटी को अपने आप कंट्रोल करती है, मतलब कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, समझ रहे? तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है, अपने आप रेगुलेट होती है। और हार्ट कैसी हमारी? मायोजेनिक है। जो एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन होते हैं वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, जैसे एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब डिसऑर्डर पढ़ देते हैं। पहला है हाइपरटेंशन। नॉर्मल BP 120/80 होता है। 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर किसी पर्सन का BP 140/90 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है, हाई BP से हार्ट की भी बीमारी होती है, वाइटल ऑर्गन, ब्रेन और किडनी भी अफेक्ट होते हैं। तो ये हो गया अपने हाइपरटेंशन के बारे में। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट बीट करना ही बंद कर देती है, तो वो अपना क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। देखो हमारी जो हार्ट है वो एक मसल है, और मसल को सप्लाई करने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या तो उसकी जो वाल है उसमें कुछ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो जाए, जिसकी वजह से उसकी वाल की ल्यूमेन पतली हो जाती है, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसको बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल ही अफेक्ट हो जाती है, जो कोरोनरी आर्टरी है वही अफेक्ट हो गई। क्यों अफेक्ट हो जाती है? क्योंकि वेसल में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है और आर्टरी की ल्यूमेन पतली हो जाती है। तो ये अपना क्या हो गया? CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और इसको और क्या बोलते हैं? एंथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो एंजाइना पढ़ते हैं। एंजाइना को हम ऑल्सो बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। देखो हमारी हार्ट मसल है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर इनफ अमाउंट में हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना। ये जनरली मिडिल एज वालों को ज़्यादा होता है,
बाकी ये किसी भी एज वालों को हो सकता है, लेकिन मिडिल एज वालों में ज़्यादा दिखता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट फेल्योर। क्या पढ़ेंगे? हार्ट फेल्योर। देखो, फेल्योर का मतलब होता है कि अपना काम करने में फेल हो जाना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अब वो ब्लड पंप नहीं कर रही है तो उसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसका रीजन होता है कंजेशन ऑफ लंग, याद रखना। हार्ट अटैक, देखो अटैक का मतलब होता है सडन डैमेज। हार्ट मसल का सडन डैमेज हो जाना वो क्या होता है? हार्ट अटैक। देखो, इसमें इनफ अमाउंट में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जब कोई हार्ट मसल अचानक डैमेज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ये हमारा सारी चीज़ अब हमने पढ़ लिया। अब हम समरी के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो ये वाल्व होते हैं ना, ये बैक फ्लो को रोकते हैं। क्या करते हैं? पीछे ब्लड ना जाए, जैसे एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करके ब्लड को सर्कुलेटरी पाथवे में भेजना है, तो अब वो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में न जाए तो वाल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब वाल्व सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। इंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल की बनी होती है हार्ट। बाई काउंटिंग QRX कॉम्प्लेक्स वी डिटरमाइन हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। QRX कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट बीट की रेट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। अगर कोई डेविएशन हो जाए ECG के शेप में तो इंडिकेट करता है कि पॉसिबल एबनॉर्मलिटी है, तो इसका बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ ECG का, क्योंकि इसका शेप फिक्स होता है। तो अगर कोई डेविएशन होता है तो हमारी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि हमें पता चलता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी है हमारी हार्ट की मसल में। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। लास्ट में आर्टरी और वेन का कंपैरिजन है, तो कुछ छोटी छोटी बातें सीख लो। ये ऊपर हो गया अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि ये लंग्स है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन है, तो सर्कुलेशन कैसे? पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाता है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो डॉर्सल अरोटा आ रहा है ये डायरेक्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं करता है। ये सबसे पहले पतली पतली आर्टरी बनाता है, फिर आर्टरी के कैपिलरी बनती है और वो कैपिलरी जो है हमारी सेल्स तक जाती है और ब्लड सप्लाई करती है। ऐसे ही यहाँ से जो डायरेक्ट वेने कावा नहीं बनता है, पहले वेन, छोटे छोटे वेन, फिर एक बड़ी वेने कावा, फिर ऐसे करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। तो यही बता रहा था। बाकी ये जो आर्टरी और वेन में कुछ डिफरेंसेस होती हैं और कैपिलरी में भी। देखो, जो वेन है इसकी ल्यूमेन मोटी है और आर्टरी की ल्यूमेन कैसी है? पतली है। ये तीनों में जो देखो, आर्टरी हो या वेन हो या कैपिलरी हो, तीनों में सबसे बड़ी बात है ये है कि जो कैपिलरी है इसका एंडोथेलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। तो जो ट्यूनिका इंटीमा सिर्फ प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया ये सब चीज़ नहीं होती है कैपिलरी में। सिर्फ क्या होता है? ट्यूनिका इंटीमा, जो एंडोथेलियम की कैपिलरी होती है। अब देखो, जो आर्टरी है और वेन है इसमें 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटीमा। वेन में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया एंड इंटीमा। अब देखो, जो ट्यूनिका मीडिया होता है वेन में वो थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। देखो, इसमें ट्यूनिका मीडिया इतनी मोटी है, ये देखो, ये पूरा क्या है? ट्यूनिका मीडिया है। देखो इतनी मोटी है, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है वेन में वो कैसी होती है? थिन होती है। तो ऐसे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो NCERT में, बाकी कुछ ज़्यादा तो नहीं है। इस डायग्राम के थ्रू मैंने ये बताया है कि जैसे हार्ट जब ब्लड पंप करती है तो अरोटा के थ्रू, और अरोटा की फाइन ब्रांचेज देखो, देखो कितनी पतली पतली ब्रांचेज ब्लड सप्लाई करती है टिश्यू को। ब्रांचेज पहले आर्टरी बनती है, फिर कैपिलरी, फिर ऐसे करके पतली पतली ब्रांचेज। और वेंस हमारी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाता है वेंस के थ्रू, तो बहुत सारी पतली पतली वेंस मिलके ये बना देती है वेने कावा, और फिर वेने कावा से हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है हार्ट में। तो बेसिक बातें हैं। आर्टरी और वेन में कंपैरिजन है, ये तुम देख लेना। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़। हमारा लिम्फ छूट रहा था, बस यही एक टॉपिक छूट रहा है। As the blood passes through the capillary in tissue, some water along with many water soluble substance move out into the space between the cells। देखो, जैसे ही ब्लड टिश्यू में, ये हमारी एक टिश्यू है,
और टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जैसे ही ब्लड टिश्यू में जाती है तो ब्लड आर्टरी के थ्रू आई, और आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और फिर वेन्स, और फिर वेने कावा। तो हमारी आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है और इससे कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस निकल जाते हैं। तो ये बोला गया है कि सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू। ये जो टिश्यू है इनके सेल के स्पेस में निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें जो निकला हुआ है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, इसमें लार्ज फ्लूइड एब्सेंट है। कौन सा, लार्ज फ्लूइड एब्सेंट है। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट एब्सेंट है। क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट एब्सेंट है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो देखो आरबीसी और प्लेटलेट्स तो बिल्कुल नहीं आते, डब्ल्यूबीसी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब क्या होता है, दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड रिलीज आउट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको हम बोल देते हैं टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो जो हमारी ब्लड की प्लाज्मा होती है इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है सेम वैसा ही होता है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज आकर थ्रू। अब देखो जो गैस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज, इसके पास सेल्स हैं, आसपास तो सब सेल्स है ना, तो इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स गैस का एक्सचेंज होता है, आना जाना इसी के थ्रू होता है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू। तो हमने चीज़ें कवर कर लिया। अब देखो जो हमारी आर्टरी आई है और कैपिलरी में डिवाइड करी है अंदर जा कर के एक टिश्यू के अंदर, तो इसी के पैरेलल में लिम्फ वेसल चलती है और अंदर जाती है। ठीक है, तो जो टिश्यू फ्लूइड हमारी सेल्स के पास हैं उनको वो अपने अंदर कलेक्ट कर लेती है। तो इस टिश्यू फ्लूइड को जब लिम्फ वेसल के अंदर आ जाता है तो इसको बोल देते हैं लिम्फ। क्या बोल देते हैं, लिम्फ। और देखो ये लिम्फ वेसल फाइनली लिम्फ नोड में खुल जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी लिम्फ वेसल कहाँ खुलती है, लिम्फ नोड में, और ये क्या है अपना लिम्फ नोड। तो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, ये अपना लिम्फ हो गया और ये लिम्फ वेसल हो गया और ये लिम्फ नोड हो गया, ये मिल करके सिस्टम बनाती है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये बताओ लिम्फ में क्या क्या एब्सेंट होगा। लिम्फ में अगर ब्लड से आरबीसी, प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन को निकाल दें तो ये हमारा बनता है लिम्फ। मैंने तुम्हें बताया था कि डब्ल्यूबीसी का कुछ अमाउंट हो सकता है। लिम्फ जो होती है कलरलेस फ्लूइड है। कैसी फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है। इसमें क्या कंटेन करती है, लार्ज लिम्फोसाइट कंटेन करती है, लिम्फोसाइट सॉरी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन, कैरी करती है। फैट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ के थ्रू ही फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे, लैक्टियल में, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लैक्टियल इंटेस्टाइनल विलाई में। तो ऐसे करके हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं छूटा। अब हम PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो पहले अभी आए हुए हैं वो करते हैं और उससे आइडिया लगाते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो हमने इम्फाइसीमा पढ़ा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, इसमें एल्वुलाई की वाल डैमेज हो जाती है और रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो एक का सेकेंड ठीक है, ये भी एक का सेकेंड है। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है इसमें चेस्ट पेन होता है, हाँ एक्यूट चेस्ट पेन, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, 29 का फर्स्ट। चलो 28 देखो, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, ऐसे नोड, एवी नोड, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा। सही बात है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो अभी हमने पढ़ा। तो आंसर ए बी सी कहाँ है, ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन। अब देखो लव साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 27 का 4, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। चलो 26, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ARS नेगेटिव है, मतलब A नेगेटिव है। तो देखो RS नेगेटिव वाला RS नेगेटिव को दे सकता है, तो RS नेगेटिव तो सब में है, इसमें नहीं, तो इसको काट दो। अब देखो A ब्लड ग्रुप वाला A को दे सकता है, तो ARS नेगेटिव, ये तो होगा सर। अब देखो जो O ब्लड ग्रुप हो वो किसी को दे सकता है, तो O किसी को दे दिया, A वाले को दे दिया, और RS नेगेटिव भी है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा C एंड D, 26 का 4।
ठीक है। और 25 देखो, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रिया की डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है 25 का दूसरा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोन, ये अपना है बोन मैरो, ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंड्यूसिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। सही है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। सही बात है। टी लिम्फोसाइट बनता बोन मैरो में है और मैचुरेशन होता है इसका थाइमस में। तो 24 का आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट यही फर्स्ट। तो 24 का आंसर हो गया फर्स्ट। अब चलो 23। हमने पढ़ा था पाथवे, तो पाथवे बताओ। सबसे पहले एसए नोड से इंटरनोडल फाइबर के थ्रू आया अपना एवी नोड, फिर पहले हो जाएगा ई, फिर सी। तो एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर एवी बंडल, फिर अपना आ गया बंडल ब्रांचेज, फिर फाइनली पुरकिंजे फाइबर। तो ऑप्शन ए 23 का आंसर फर्स्ट। सारी चीज़ें कवर्ड हैं नोट्स में। देखो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? बेसोफिल आर मोस्ट एबंडेंट, नहीं, सबसे कम तो ये होते हैं। मैंने याद कराया था ना NLM-EB से, सबसे कम बेसोफिल। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। सही बात है सर। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सही बात है, दोनों सही है। बेसोफिल आर किडनी सेप, नो सर, मोनोसाइट किडनी सेप होता है। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नो। यूजेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो ए एंड बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दूसरा करेक्ट, बी एंड सी। हाँ, बी एंड सी, इसी को मैंने करेक्ट माना था, ए बोल दिया था। तो अपना बी एंड सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 21 कहाँ है? चलो क्वेश्चन नंबर 21। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। चलो ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन इसमें ए का थर्ड है, 4 हो। क्वेश्चन नंबर 20। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कंट्रैक्शन। चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट से देखते हैं। इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल। अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या सेमील्यूनर वाल क्लोज होगा? नहीं, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने से सेमील्यूनर वाल ओपन हो जाता है। तो ये तो गलत है सर। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। सही बात है, ज्वाइंट डायस्टोल में अपने आप ब्लड मूव करता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर थर्ड हो जाएगा। चलो 19। कोगुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। नो, क्लॉट बोलते हैं। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फोर्थ। 19 का आंसर क्या है? 4। चलो 18 पढ़ते हैं। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप, सब पढ़ाया हुआ है उसको कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा तो भी तो सबसे ले रहा है। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी NTA NDB इन प्लाज्मा। सही बात है, एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। 18 का चौथा। 17। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो अपना 17 का फर्स्ट। अब देखो मिलाओ, लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स, डी का फर्स्ट। चलो एक ही ऑप्शन है इसमें, डी का फर्स्ट है। 16 का चौथा। आगे बढ़ते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, अभी पढ़ा था हमने, कहाँ है? 15 का दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। 15 के बाद 14 आना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ए का 4 है, यस सर। QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बी का फर्स्ट। ठीक है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी का सेकंड।
और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, इसको बोलते हैं कोरोनरी इस्चीमिया, तो डी का थर्ड, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। याद रखना है कोरोनरी इस्चीमिया को, 14 का थर्ड। 13 देखो, ट्राइकस्पिड वाल्व किधर होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। एक ही ऑप्शन इसमें ए का थर्ड है, 13 का दूसरा, 13 का दूसरा। अब 12 देखो, मैच करना है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ए का सेकंड, सेकंड हो गया। ग्लोबुलिन क्या करता है, ऑस्मोटिक वेल डिफेंस मैकेनिज्म, तो बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस फर्स्ट आंसर होगा, 12 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, वेस्ट ऑप्शन क्लिक करना है। देखो अपने आप बीट कर रहा है कुछ देर तक, मतलब मायोजेनिक है और ऑटो एक्साइटेबल है, तो सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन। एक ही बात है, ऑप्शन वही होगा। ई न्यूक्लिएटेड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ऑल देयर इंटरनल स्पेस आर अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये हमारा डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा। इसके साथ साथ और देख लेते हैं, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, दे आर सोमेटिक सेल्स, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, तो हमारा मेरे अकॉर्डिंग मैक्स एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 10 का फर्स्ट, 10 का फर्स्ट। सीरम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में से लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, माइनस कर दो, 9 का दूसरा। अब 9 के बाद 8 आना चाहिए। चलो, नेम द ब्लड सेल विच रिडक्शन इन नंबर क्लॉटिंग डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स, 8वां का दूसरा, तीसरा, प्लेटलेट्स। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर किससे ज़्यादा होगा, पल्मोनरी वेन से। देखो यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें प्रेशर पल्मोनरी वेन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 6, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। सेकेंड साउंड कौन सा, डब, तो डब कब बनता है, जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है, तो सेमी लूनर वाल्व क्लोज, 6 का चौथा। चलो 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी, मतलब डबल सर्कुलेशन किस में होता है, मैमल्स में, और वेल क्या है, मैमल है। ब्लड प्रेशर इन द मेम्ब्रेन अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा। कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, 4 का दूसरा। अब देखो थर्ड, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, एंटीबॉडी नहीं होगा। बोथ ए नो एंटीजन, सॉरी, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी, थर्ड का 4, नो एंटीबॉडी नहीं हो। बोथ ए एंड बी एंटी आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, सही बात है, थर्ड का फर्स्ट। हाउ टू पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिस्टम, देखो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो हार्ट बीट को बढ़ा देता है और पैरासिम्पेथेटिक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, दूसरा का पहला। अब इसमें देखो डायग्राम है और इसमें लेबलिंग दिया हुआ है, तो ये क्या है, अपना पल्मोनरी वेन है। चलो इसके अकॉर्डिंग डी को बोला है कि डॉर्सल अरोटा है, अरे सर डॉर्सल अरोटा तो पल्मोनरी आर्टरी है, काट दो, करेक्ट चूज करना है, आइडेंटिफाई है, ठीक है। ए को बोला है पल्मोनरी वेन है, सही बात है सर, वेन टेक इम्प्योर, नो प्योर ब्लड, तो ये भी काट दो। बी को बोला है कि पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी नहीं, तो डॉर्सल अरोटा है, तो इसको काट ही दो। सी है वेन, क्या करते, सी क्या, वेने कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल, ठीक है। ए वेने कावा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में मिलेगा, राइट ऑरिकल या एट्रिया में, तो सी फर्स्ट का 4। तो ऐसे करके हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा ही चैप्टर हो गया।
थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो तो देखना। बाय बाय।